गुड आफ्टरनून बच्चों। शुक्र है आज कुछ तो आए हो। पिछली क्लास में क्यों नहीं आए भाई बच्चों आप? मतलब स्पेशली आप लोगों के कहने पे तो इस क्लास को पोस्टपोन किया, और मैंने तो पोस्टपोन करके भी मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल लेट हो सकती थी उतनी लेट रखी थी। फिर आए क्यों नहीं आप लोग? बोलो भाई। बोलो कुछ बच्चों, क्यों नहीं आए? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे आगे। नहीं तो क्यों नहीं की थी भाई शीट? बताओ मुझे सारे जो जो नहीं आए थे लास्ट टाइम। अक्षता बताओ। और टेस्ट कैसा हुआ आपका कल वाला? अच्छा ये तो बता दो टेस्ट कैसा हुआ? गुस्सा हो गया मेरे से? अक्षता आपका कैसा हुआ टेस्ट? हम्म। अच्छा अब आज बच्चों कौन इस वीक कौन सा अपना 11th का कौन सा टॉपिक है? रोटेशनल है? कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास, ओके।
ओके, तो आज बच्चों ये 11th वाली बात करते हैं हम, ठीक है? रिलेटेड टू रिवीजन। ओके, तो ये जो कोलिजन्स हैं बच्चों, ये कहाँ से शुरू होता है कंसेप्ट? देखो, हम सबसे पहले इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बनाते हैं। ठीक है, जो कि होती है इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, राइट? तो यहाँ से दो क्वांटिटीज हमारे पास आती हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं इम्पल्स, और जो डेल्टा पी होता है, जो पी होता है बच्चों, दिस इज लीनियर मोमेंटम गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारे पास। तो ये बताओ बच्चों कि इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है? बोलो बच्चों, इम्पल्स की क्या डायरेक्शन होती है और मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होती है? मोमेंटम की तो सेम होती है वेलोसिटी वाली। इम्पल्स की? तो बच्चों, इम्पल्स की डायरेक्शन होती है, दो तरीके से हमें समझनी है। दिस इज सेम एज फोर्स और चेंज इन मोमेंटम। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। चलो, सबसे पहले आप मुझे बताओ बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पल्स? इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है और उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है? एक बार मुझे बताओ। बताओ बच्चों। ये बहुत जरूरी है समझना कि इम्पल्स और मोमेंटम का क्या आपस में लिंक होता है। सॉरी, इम्पल्स और फोर्स का। बोलो बच्चों, somebody प्लीज आंसर। मतलब ये बताओ मुझे बच्चों कि क्या क्या इम्पल्स कोई नई टाइप की फोर्स होती है? नहीं, राइट? हमें ये बात याद रखनी है
कि impulse is not any new type of force. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस होती हैं उन्हीं को जब हम इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो कितने टाइम के लिए लगी, तो हम उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ना कंसेप्ट ये आता है, हम फोर्सेस को दो कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव। इसको आप बहुत ध्यान से समझना। देखो जो इम्पल्स के फॉर्मूला में होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम। मुझे ये बताओ, मान लो 1 मिनट के लिए कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है। ठीक है, बताओ मुझे ऐसा कैसे होगा कि टाइम बहुत छोटा हो लेकिन स्टिल इम्पल्स की वैल्यू रीजनेबल आ जाए। जब फोर्स लार्ज हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली बच्चों, जब एक फोर्स को हम इम्पल्सिव तब कहते हैं जब वो शॉर्ट टाइम के अंदर भी इम्पल्स की ठीक ठाक वैल्यू दे सके। वो कब होएगी, जब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो सकता हो। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि इम्पल्सिव फोर्स किसको कहना है, कोई भी ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कैन चेंज टू लार्ज वैल्यू इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, एंड नॉन इम्पल्सिव में हो जाएगा जो ना कर पाए। तो मुझे इससे बताओ बच्चों, एक बार हम समझते हैं आपकी कौन सी फोर्सेस इंपल्सिव हो सकती हैं, कौन सी नॉन इंपल्सिव होंगी। जैसे बच्चों मुझे बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg फोर्स, वो इंपल्सिव होएगी या नॉन इंपल्सिव। सो दैट इज नॉन इंपल्सिव। वाई, भाई ये फोर्स तो mg है। अब एकदम से mg कैसे बढ़ जाएगा, ना तो एकदम से m बढ़ सकता है ना एकदम से g बढ़ सकता है। ऐसे ही बच्चों बताओ, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव होती है नॉन इंपल्सिव होती है। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो नॉन इंपल्सिव। वाई, स्प्रिंग फोर्स क्या है, के एक्स। ना तो सडनली के बढ़ सकता है ना सडनली एक्स बढ़ सकता है। स्प्रिंग की कंप्रेशन एक्सटेंशन को चेंज होने में टाइम लगेगा ना। तो दिस इज व्हाई स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो नॉन इंपल्सिव। क्या ये बात समझ आती है बच्चों। तो अब इंपल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एकदम एक झटके से बढ़ सकती है।
तो इसलिए उसको हम इम्पल्सिव मानते हैं। देन टेंशन इन थ्रेड, दिस इज इम्पल्सिव। ठीक है, तो ब्रॉडली यही फोर्सेस होती हैं जिनसे आप डील कर रहे होते हो। तो क्यों हम बच्चों इसको इस तरह समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है बच्चों। वो क्या कहती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो हम किस सिचुएशन में बच्चों मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो यहां बच्चों दो केस बन सकते हैं। या तो कोई फोर्स ना एक्ट कर रही हो, अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो एनीवेज एफ ही जीरो हो गया, तो एफ इंटू टी तो जीरो ही है। बट अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही हो तो भी आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैं ऊपर वाला पॉइंट बता रहा था। इससे क्या पता चला ये कहां पे यूज हो सकता है? जैसे दो बॉडीज वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, या ऐसी सिचुएशन है, तो कहने को तो ये लेफ्ट वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स mg लग रही है, राइट? स्टिल हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि mg नॉन इंपल्सिव है। सिमिलरली जो राइट वाला केस है बच्चों, इसमें कहने को तो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग फोर्स लग रही है, तो भी हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सर सर हमें लिखवाया था कि अगर कोई लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम देन डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, वही चीज ही होगी ना। लार्ज फोर्स का मतलब क्या हुआ? इंपल्सिव फोर्स। अच्छा हाँ जी सर, ठीक है ठीक। बिल्कुल ठीक चीज है। तो लाइकवाइज यहाँ पे मोमेंटम कैन बी कंजर्व in spite of spring force। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से बच्चों आपका बेस बन जाता है कोलिजन्स का, राइट? तो तो मान लो ये दो बॉडीज हैं, उनके इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, फाइनल वेलोसिटीज v1 v2। मुझे डायरेक्शन पता नहीं है v1 v2, बट मैंने सेम में, हाँ इनमें नॉर्मल है, बट नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स बन गई ना, वो तो आपस में लग रहा है।
तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं? पहली कंडीशन तो आ जाती है मोमेंटम से कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब दूसरी कंडीशन बच्चों हम निकालते हैं फ्रॉम अ क्वांटिटी नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बच्चों, ये क्या होता है? ये बच्चों आपने किस तरह लिखा है? मतलब v1 v2 u1 u2 की फॉर्म में लिखा है या रिलेटिव वेलोसिटीज की फॉर्म में लिखा है? मैं वैसे ही लिखवाता हूँ, नहीं कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो माइनस ई इज v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, राइट। तो इसको अप्लाई करते हुए बच्चों ध्यान रखना है साइंस का, मतलब वैल्यूज को विद साइंस पुट करना है। और दूसरी बात बच्चों, ये ई डिपेंड किस पे करता है? ई की वैल्यू क्या आएगी ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नहीं, ई की वैल्यू टाइप ऑफ कोलिजन पे नहीं डिपेंड करती, उल्टा है, टाइप ऑफ कोलिजन ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, राइट। तो बट ई किस पे गवर्न हो रहा है? ई गवर्न होता है बच्चों सरफेसेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, या ऐसे कह लो कोलाइडिंग सरफेसेस। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक, इसको ऐसे याद रखो, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वो भी दोनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस पे डिपेंड करता है ना। ऐसे ही ई जो है वो भी दोनों सरफेसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ई सरफेसेस पे डिपेंड करता है, और फिर जो ई की वैल्यू आएगी बच्चों उससे कोलिजन गवर्न होता है, ठीक है। तो ई की 3 केस बन जाते हैं बच्चों। ई कैन बी 1, लेस देन 1 एंड 0। तो ई इक्वल टू 1 का मतलब होता है इलास्टिक, ई लेस देन 1 का मतलब है इनइलास्टिक, एंड 0 का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसके बेसिस पे अब आपके पास बच्चों देखो, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मोमेंटम तो हर टाइप ऑफ कोलिजन में आपका कंजर्व होता ही होता है। ई की वैल्यू अलग अलग कोलिजन्स के लिए अलग अलग होती है। एंड बच्चों ये ई की वैल्यूज का बच्चों एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है? जब ई की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब होता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि लॉस होगा, और
परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि मैक्सिमम लॉस होएगा। नाउ मैक्सिमम लॉस डज नॉट मीन कि भाई जीरो हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, बट जितना मैक्सिमम हो सकता था कि भाई मोमेंटम कंजर्व्ड रहे, उसके साथ जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस था वो हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक में कि बॉडीज स्टिक टुगेदर, ठीक है जी। अब बच्चों एनर्जी लॉस किस फॉर्म में हो सकता है? वो हम बता नहीं सकते, बट हीट, साउंड, लाइट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। रियलिटी में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाता है। बट हाँ मतलब अगर थोड़ा सा सोचना हो तो आपको ख्याल होगा कि एक बच्चों को क्रेजी बॉल्स करके आती हैं, या आती थी पता नहीं, तो जैसे इट इज अ एग्जांपल क्लोज टू इलास्टिक कोलिजन। मतलब आप उसको छोड़ दो तो वो इट कीप्स ऑन बाउंसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो आप सोच सकते हो कि जैसे अगर हम प्लास्टिक बॉल को हिट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो प्लास्टिक बॉल जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। क्रेजी बॉल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि क्रेजी बॉल जैसे जब हिट करती है तो आवाज नहीं आती है ना, प्लास्टिक बॉल कहीं हिट करेगी तो आवाज आएगी। तो उससे ही हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि प्लास्टिक में तो लॉस हो रहा है साउंड में, है ना। तो बच्चों एक बात माइंड में रखनी है कि कोई भी अगर कोलिजन होता है तो उस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन जरूरी है, राइट, बट एनर्जी कंजर्वेशन जरूरी नहीं है। सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो इसका बच्चों बेस्ट एग्जांपल होता है इस बात को समझने का, जैसे जो आपने किया होगा, जिसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ना ये ना आपके कई सारे कंसेप्ट्स एक ही बार में रिवाइज करवा देता है। कि जैसे ये एक ब्लॉक है मास m का, एक बुलेट आ रही है ई से, है ना। हम ये मानते हैं कि बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर चली गई, जिससे कि ये ऐसे साइड पे जाता है। हमें निकालना है कि ये कितना एंगल स्विंग करता है, राइट। बच्चों मुझे इसके स्टेप्स बताओ आप, क्या क्या स्टेप्स होते हैं थीटा एंगल निकालने के।
चला, चाहे हाइट कह लो, है ना, वो तो हाइट और थीटा तो रिलेटेड ही है। सबसे पहले मुझे बच्चों ये बताओ, वाई कैन नॉट आई राइट इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ u है, वाई कैन नॉट आई राइट हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस mgh? तो इसका रीजन क्या है कि इन बिटवीन एक कोलिजन हो रहा है, राइट? तो कोलिजन हो रहा है तो वहां एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम सीधा ही पहले और आखिरी स्टेप में एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते थे। ओके, तो हम बच्चों यहाँ तो थ्रेड की टेंशन लग रही है, तो हम यहाँ पे मोमेंटम क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं? अभी तो हमने ऊपर लिखा कि टेंशन इम्पल्सिव फोर्स है, तो ये फर्स्ट स्टेप पे why were we able to conserve momentum even when the tension is acting? तो टेंशन आप देखो y में है ना, हम तो मोमेंटम x में कंजर्व कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? ओके, और व्हाट अबाउट ये जो पोजीशंस हैं 1 से 2, 1 से 2 में बच्चों हम नॉर्मली एनर्जी अप्लाई करते हैं, हम यहाँ मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व करते? मतलब एक बार सोचो कि हम क्यों मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पा रहे और एनर्जी कंजर्व कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 1 से 2 बच्चों देखो आप कि अगर मैं x डायरेक्शन में सोचूं या मैं y डायरेक्शन में सोचूं, तो 1 से 2 दोनों में टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा।
1 से 2 में तो कोई कोलिजन नहीं हो रहा ना, कोलिजन तो इनिशियली हुआ जब बुलेट टकराया ब्लॉक के साथ। अब जब ये कॉम्बिनेशन 1 से 2 जा रहा है, वो तो कोई कोलिजन नहीं है, वो तो एक मोशन है सिर्फ। तो इस मोशन में क्या हो रहा है कि टेंशन एक्ट कर रही है, टेंशन हमें पता है कि इंपल्सिव फोर्स है, तो इसलिए हम 1 से 2 मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पा रहे। मतलब आप एक्स कंपोनेंट ले लो चाहे वाई कंपोनेंट ले लो, दोनों में ही टेंशन का रोल आएगा। तो इसलिए हम 1 से 2 मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पा रहे। हम एनर्जी क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं जब टेंशन एक्ट कर रही है? क्योंकि टेंशन इस तरीके से एक्ट कर रही है कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0। समझ आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट बच्चों आपको ये वाला केस आपको पता है कि अगर हम एक बॉल को हाइट h से ड्रॉप करते हैं, एंड लेट्स से वो v वेलोसिटी से हिट करती है, तो बच्चों फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है बॉल की? E इंटू वी, राइट? या इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी वो e इंटू एन, ई की पावर n इंटू वी हो जाती है। और हर कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट जाता है, मतलब अगेन जनरल फॉर्म में nth में e की पावर 2n। e की पावर 2n होता है ना? ऑलराइट, फिर बच्चों आपको एक ये पता होगा केस पक्का कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास, तो उसमें क्या होता है? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। ऑलराइट, देन बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की।
तो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले तो निकलता कैसे है कि एक बॉडी को बहुत सारे पॉइंट मासेस में ब्रेक कर दो, हर पॉइंट मास का मास इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट का समेशन अपॉन टोटल मास का समेशन विल गिव एक्स कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों इस केस में मतलब सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो ये कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे हम सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और बच्चों इससे ज्यादा यूजफुल होती है इसकी दूसरी फॉर्म, जिसमें हम कहें कि एक ऐसा पॉइंट जब अगर हम कोई भी बॉडी, ग्रुप ऑफ बॉडीज, किसी पे भी जब हम नेट फोर्स अपॉन मास करते हैं, तो जिस पॉइंट की एक्सेलरेशन आती है उसको हम कहते हैं एज एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब उसको हम कहते हैं एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ मासेस है, चाहे वो मासेस आपस में जुड़े हुए हैं चाहे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप उस कलेक्शन के ऊपर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास करते हो, तो एक्सेलरेशन जिस पॉइंट की आएगी वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है। तो बच्चों आप अलग अलग केसेस में सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, राइट? जैसे बच्चों ये ओरिजिन है, लेट्स से ये रॉड है मास m की और लेंथ l की, ये है मास 4m की और लेंथ 2l की। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास।
बताओ बच्चों आंसर। नेक्स्ट, ये सबको याद है सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होता है सेंटर ऑफ मास? बच्चों आंसर क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? आंसर नहीं आया क्या पहले वाले का? बोलो भाई कुछ तो। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे करना है। देखो आपको सेंटर ऑफ मास तो पता है, तो अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये दो रेड पॉइंट्स हैं, उनका अपने सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले रॉड्स को पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मास m पड़ा है आपका L/2 डिस्टेंस पे, और जो 4m था वो पड़ा है 0 डिस्टेंस पे। तो ये क्या बन गया, L/10। सिमिलरली YCM के लिए मास m पड़ा है 0 कोऑर्डिनेट पे, 4m पड़ा है L कोऑर्डिनेट पे। देखो गलती है 2 के फैक्टर की होनी है बच्चों, इसी के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये बन गया 4L/5। तो ये आंसर है। ये दूसरे वाला केस तो बच्चों याद ही रखना है। बताओ इसका क्या आंसर आता है। ये पता है कि नहीं पता? ये 2r/π डिस्टेंस पे होता है बच्चों। जस्ट इन केस नहीं पता तो ये याद रखना, ठीक है। तो बच्चों जैसे हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं, वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। कि अगर इंडिविजुअल मासेस कुछ मूव किए हैं तो आप उसके बेसिस पे
सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, मतलब x1 x2 वाले फॉर्मूला की जगह डेल्टा x1 डेल्टा x2 लग जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन से ही आता है। ऐसे ही आप VCM भी निकाल सकते हो, जो कि इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटीज के ऊपर सेम रिजल्ट लगा के आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आप ACM भी निकाल सकते हो, जो कि M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस so on होगा। एंड यही एक्सप्रेशन बच्चों इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो ACM को आप चाहे नेट फोर्स अपॉन मास से निकाल लो, चाहे आप M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2 से निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे इसके बेसिस पे अगर हम एक एग्जांपल करें कि मान लो यू हैव टू masses, one is small m and one is capital M। करो बच्चों कि अगर हमने कैपिटल M को x मूव किया, तो स्मॉल m को कितना और किधर को मूव करें सच दैट सेंटर ऑफ मास अपनी उसी पोजीशन पे रहे।
ठीक है बच्चों, गुड। बेसिकली क्या करना है हमें? जैसे ये पूरी टर्म 0 हो गई तो आपका डेल्टा x जो है वो माइनस एम एक्स बाय स्मॉल एम आ गया। तो बच्चा ये दो लोग हैं, एक प्लैंक के ऊपर खड़े हैं, जो प्लैंक है वो स्मूथ सरफेस पे और प्लैंक का मास एम डैश है। तो क्वेश्चन इज कि अगर जो मेन हैं दे इंटरचेंज their positions on the plank, find displacement of plank। ये ट्राई करो ध्यान से। हाँ, स्मॉल एम जो है वो पहले प्लैंक के लेफ्ट हैंड पे था तो वो राइट पे चला गया, कैपिटल एम जो है वो प्लैंक के लेफ्ट हैंड पे आ गया।
अच्छा बच्चों, मेरी ना ये आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं ना अभी डीपीएस के, तो बच्चों आपकी मर्जी है बेसिकली। अगर आप नहीं देना चाहो प्री बोर्ड्स अभी तो चल जाएगा काम। मतलब आई वुड से कि अपना अभी तो इस पे फोकस करो पूरा रिवीजन प्लान पे। ये वाले एग्जाम्स तो आपके प्री बोर्ड्स दोबारा करवा देंगे, इसमें क्या है, अप्रैल में करवा देंगे। तब तक ये तैयारी कंप्लीट कर लो पूरी। मतलब इट्स ऑप्शनल, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। लेट्स अज्यूम कि जो प्लैंक है वो एक्स राइट को जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बच्चों? जीरो। वाई? विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक स्मॉल m ने कितना मूव कर लिया? l। जो कि क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो मतलब यहां से आपके पास बन गया डेल्टा एक्स एम इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एक्स एम डैश, मतलब एल प्लस एक्स। मतलब अर्थ फ्रेम में स्मॉल m ने जो मूव किया है वो एल प्लस एक्स किया है, ठीक है। प्लैंक के फ्रेम में एल किया था, अर्थ फ्रेम में एल प्लस एक्स किया। सिमिलरली, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक? बोलो बच्चों। माइनस एल। तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M अगेन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ M डैश। तो यहां से आ गया डेल्टा एक्स ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एक्स। अब बच्चों, क्या इस अरेंजमेंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है? नहीं कर रही।
तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट 0 होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्मॉल m इंटू स्मॉल m की डिस्प्लेसमेंट प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल M की डिस्प्लेसमेंट प्लस m डैश इंटू कैपिटल M डैश की डिस्प्लेसमेंट अपॉन सारा कुछ इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, स्मॉल m इंटू L प्लस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस L प्लस एक्स प्लस m डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई। क्या बन गया, स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू L हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? तो एक्चुअली बस इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है, मतलब कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट्स पुट करनी होती हैं वो सारी अर्थ फ्रेम डिस्प्लेसमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बस यहाँ पे बच्चों क्या ध्यान रखना होता है कि सेंटर ऑफ मास की मोशन किस टाइप की होती है, मतलब बस बेसिकली सेंटर ऑफ मास वैसे मूव करेगा जैसा एक पॉइंट मास मूव करता है अगर उस पर सेम फोर्सेस लग रही हैं। मतलब अगर एक आपके पास सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं एक्सटर्नल, तो सीएम उस तरीके से मूव करेगा। मतलब कि अगर आप वही सेम एक्सटर्नल फोर्सेस एक पॉइंट मास पे लगा दो, तो जैसे वो पॉइंट मास मूव करेगा बिल्कुल वैसे ही सीएम मूव करेगा। जैसे बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो दो बॉडीज ऐसे एक दूसरे की तरफ जा रही हैं,
M1 M2 U1 U2। तो बताओ इस केस में CM कैसे मूव कर रहा होगा? बोलो बच्चों। तो CM के लिए तो क्या सिचुएशन है? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बच्चों इस केस में? नहीं, राइट। तो CM जो है वो रेस्ट पे रहेगा। Why? Because there is no external force। ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने अगर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, ठीक है, तो अब ये मिडवे कहीं पे भी बच्चों एक्सप्लोजन हो गया, तो सारे पार्ट्स बिखर गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास को क्या होगा? सेंटर ऑफ मास अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो रखेगा, और वो इमेजिनरी है बच्चों ना, असली में कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट ही इमेजिनरी है, क्योंकि तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो कोई चेंज ही नहीं आया। क्लियर हो गया है बच्चों? ओके, तो ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल इन कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। अरे यार, पेपर भूल जाता हूँ मैं बच्चों, याद करा दिया करो मुझे प्लीज। अभी कर लें या नेक्स्ट टाइम करें, बताओ। चल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, याद रखना प्लीज। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले पेपर, फिर सर सर जो ये एक्सप्लोजन से पहले वाला एग्जांपल है सर, इसके अंदर रेस्ट पे होगा हम्म सर, इसमें वो नहीं, रेस्ट पे जरूरी नहीं है, मतलब मूव भी कर सकता है। हाँ वो तो, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी ये कहना चाहिए। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।